40 के बाद मानो जैसे इंसान का दिमाग थोड़ा खिसक ही जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उस उम्र तक वो हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाता है। फिर आप कोई भी टॉपिक छेड़ दो और बस वो शुरू हो जाता है। ऐसे ही हैं हमारे सुब्रमण्यम, पूरा नाम मुकुंद सुब्रमण्यम, जिनकी उम्र 40 तो हो गई है पर हैं अब भी सिंगल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जासूस भी हैं। मतलब समझे? अरे वो दूसरों की जिंदगी में झांकने में लगे रहते हैं। अब ये पिछले शनिवार की बात है, हम लोग सौरभ के घर बैठे थे। सौरभ हमारा बचपन का एक दोस्त है, तो हर वीकेंड पर हम लोग उसके घर जाते हैं। अब बातें चल रही थीं, उसी में सुब्रमण्यम फिर शुरू हो गया। मेरी पहचान का एक ऑफिसर है जिनके पास एक डॉक्टर का केस आया है और वो बता रहे थे कि उसी सिलसिले में उन्हें एक आत्मा परेशान कर रही है। अरे यार, ये आत्मा वात्मा होती है क्या? मतलब कैसे परेशान कर रही है? अरे यार, उसके घर में ना टेबल अपने आप खिसकता है, अचानक कबर्ड खुल जाता है और कपड़े गिरने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, मैंने सुना है कि अगर किसी की आखिरी इच्छा पूरी ना हो तो वो आत्मा भटकती है और सबको परेशान करती है। तेरे कहने का मतलब है आत्मा की आखिरी इच्छा ये थी कि वो टेबल खिसकाए? ये कहकर सौरभ हंसने लगा और उसके साथ मैं भी। क्या यार, तू भी कुछ भी बोलता है। हाँ, हंस लो तुम लोग अभी, क्योंकि मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ना, वो सुन के तुम दोनों की हंसी गुम हो जाएगी। सुब्रमण्यम ने एक किताब निकाली और हमें बताया कि ये किताब उसी डॉक्टर की लिखी हुई है। अब हमारे जासूस सुब्रमण्यम ने वो किताब पुलिस ऑफिसर से ही चुरा ली थी। किताब में कुछ यूं लिखा था। मैं डॉक्टर नितिन शाह, जिसे लोग बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, जिसे लोग एक शरीफ आदमी समझते हैं, असल में मैं एक खूनी दरिंदा हूं। मैंने ऑर्गन स्मगलिंग के लालच में आकर एक सीधे साधे आदमी को मार दिया। मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूं, पर जाने वाले की जान तो चली गई। वैसे पेशे से डॉक्टर होने के नाते मैं इन चीजों पर यकीन नहीं रखता हूं, फिर भी न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज भी कोई मेरा पीछा कर रहा है। सच कहूं तो मुझे पता है कि कौन मेरा पीछा कर रहा है। शंकर। मैंने अपने लालच में जिसे मारा था उसका भाई शंकर। शंकर एक साधारण इंसान ही दिखता था, पर उसके बाएं हाथ की रिंग फिंगर कटी हुई थी। पिछले कुछ महीनों से मैं यहां वहां भाग रहा था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि शंकर मुझे ढूंढ रहा है। वो जानता है कि उसके भाई की जान मैंने ली है। अब वो मुझसे एक ही चीज चाहता है, बदला। अपनी जान बचाने के लिए मैं गली गली शहर शहर भटका हूं। न ठीक से सो पाया हूं, न जग पाया हूं। ऐसा लगता था कि वो मेरे आसपास ही है। ये बेचैनी रहती है कि न जाने कब वो मेरे सामने आए और मुझे मार दे। फरवरी की बात है, मैं इंदौर में ठहरा हुआ था। मेरे घर के पास एक होटल था, वहीं खाना खाने जाया करता था।
पर मेरी नजर हमेशा होटल के गेट पे होती थी कि न जाने कब शंकर आके मुझे मार दे। एक दिन मेरा ये डर सच हो गया। मैंने यूं ही होटल के दरवाजे पर देखा तो शंकर खड़ा था। मैं घबराया और किचन के रास्ते से भागा और बड़ी सड़क पहुंच गया। मैं पागलों की तरह भागते भागते एक सुनसान मंदिर में पहुंच गया। ऐसे वक्त में भगवान ही याद आते हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत देर तक पूरे दिल से दुआ मांगी कि भगवान मुझे बचा लो। और जब आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। मैं खुशी खुशी मंदिर से बाहर निकला तो मेरे सामने ही रास्ते के बीचों बीच शंकर खड़ा था। मैं उसे देखकर ठंडा पड़ गया। पर अचानक एक गाड़ी ने उसे उड़ा दिया। मैं फिर से अपने शहर मुंबई आ गया और अपना काम शुरू कर दिया। कुछ महीने पहले से मैं कंकालों पर रिसर्च कर रहा हूं। कुछ ही दिन पहले एक नया कंकाल आया है, मगर दूसरे कामों की वजह से उस पर मैं ध्यान नहीं दे पाया। वैसे मैंने अपने असिस्टेंट को कह दिया था कि कंकाल संभाल कर मेरी लैब में रख दें। वक्त मिलने पर जब मैं अपनी लैब में गया तो देखा सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। मैंने अपने असिस्टेंट को बुलाया। मैं कम इन सर? बैठो। क्योंकि शाम हो चुकी थी, दिन भर का तनाव उतारने के लिए मैं विस्की पी रहा था। दूसरा पैक बनाने के लिए उठा। तुम्हारे लिए बनाऊं? नो सर, आपने मुझे बुलाया था। हाँ, तो तुम यहाँ कंकाल रखने आए थे या मेरी लैब बर्बाद करने? हैं? क्यों, क्या हुआ सर? मैं जब यहाँ आया तो ये कमरा बिल्कुल बर्बाद हुआ पड़ा था। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं आग बबूला हो गया और मुड़कर मेरे असिस्टेंट को घूरने लगा। मैं नहीं हंसा, सच्ची, यहाँ कोई और भी है। फिर से किसी के हंसने की आवाज आई तो मुझे यकीन हुआ कि हंसने वाला मेरा असिस्टेंट नहीं है। हम दोनों ने यहां वहां देखा, फिर बाहर जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। और अचानक मेरी नजर उस कंकाल पर पड़ी। उसका चेहरा थोड़ा अलग था। उसके चेहरे पर जैसे एक मुस्कुराहट थी। मैंने जब मेरे असिस्टेंट को बताया तो वो तो वहां से भाग ही गया। मैं ड्रिंक खत्म करने के लिए वापस अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। बस अपना आखिरी घूंट लेने के लिए जब मैंने ग्लास उठाया तो देखा कि उस कंकाल की भी वही उंगली गायब है जो शंकर की गायब थी। और फिर अचानक मुझे हंसने की आवाज आई।
घबराहट में मेरे हाथ से ग्लास छूटा और जमीन पर गिर गया। मुझे लगा शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, जिसकी वजह से मुझे हंसने की आवाज सुनाई दे रही है। मैंने अपने और कंकाल के बीच एक पर्दा लटका दिया, ये सोचकर कि चाहे ये मेरा वहम ही है, पर कम से कम मेरा ध्यान तो नहीं जाएगा वहां। मैं जमीन पर गिरी हुई शराब और कांच के टुकड़े साफ करने लगा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पर्दा हटा के झांक रहा है। जब देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर पर्दा हिल रहा था। मैं यही सोच रहा था कि कहीं ये शंकर का कंकाल तो नहीं है। मैं पागलों की तरह वहां से भाग गया और कुछ महीनों तक वापस नहीं गया। फिर एक वक्त आया जब मैंने सोच लिया कि कब तक भागता रहूंगा। हिम्मत करके मैं अपनी लैब में पहुंचा। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सारी चीजें अपनी जगह पर हैं और वो कंकाल भी। मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था, क्योंकि आज मुझे अपने डर को हराना था। मैं अपनी डेस्क पर बैठकर ये किताब लिखने लगा। तब मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। कौन? सुब्रमण्यम किताब बंद करता है। अभी ऑफिसर ने मुझे बताया है कि दूसरे दिन उनका असिस्टेंट वहां पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। कुछ देर वो खटखटाया और आखिरकार दरवाजा तोड़ ही दिया। सौरभ धीमे से डरी हुई आवाज में पूछता है, उस असिस्टेंट ने क्या बताया? असिस्टेंट ने अपने बयान में कहा है कि जब मैं अंदर गया तो लगा कि डॉक्टर साहब कुर्सी पे अपना सर रख के आराम कर रहे हैं, पर जब नजदीक से देखा तो उनकी गर्दन खरोच से भरी हुई थी। ये सुनकर मेरा और सौरभ का गला सूख गया। ये सुनकर हम तीनों खामोश हो गए। सौरभ ने मुझे देखकर कहा, अविनाश, तुझे लगता है ये कहानी सच्ची है? सौरभ ने ये पूछा ही था कि अचानक कबर्ड अपने आप खुल गया और उसमें से एक एक करके सारे कपड़े गिरने लगे। और फिर कहीं से एक आवाज आई,